भारतीय संविधान के भाग 5 में आज हम जानेंगे संघ की न्यायपालिका और संघ की न्यायपालिका से लेकर आज हम भाग 5 का जो लास्ट वाले अनुच्छेद हैं उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जैसे अनुच्छेद 124 से लेकर 151 तक जो भाग 5 में सम्मिलित हैं संघ वाले भाग में, तो उसका अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले जो भारतीय संघ की जो न्यायपालिका है उसके बारे में है। तो अनुच्छेद 124 क्या कहता है? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बारे में उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में की गई है व्यवस्था। उसके बाद 124 का ही एक उप अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124(1). तो इसमें क्या प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश एवं क्या होंगे अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इसमें वर्तमान में जैसे मुख्य न्यायाधीशों की संख्या मिला के, तो इसमें अन्य न्यायाधीशों की संख्या मिला के वर्तमान में जो है 34 क्या है न्यायाधीश हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो जो न्यायाधीशों की व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 124(1) में की गई है। अब इसी का एक उप अनुच्छेद और है 124(2). इसमें क्या प्रावधान है? सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 124 का ही उपभाग है अनुच्छेद 124(3). तो इसमें क्या प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो किसमें है? आर्टिकल 124(3) में उल्लेख की गई है। तो इनके लिए जो योग्यताएं हैं, जैसे वो क्या होना चाहिए? न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है 65 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, और तीसरी योग्यता है 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज का अनुभव व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। या अगर ये योग्यता नहीं है उसके बाद, तो उसमें क्या होना चाहिए? इसके अतिरिक्त अगर ये नहीं है तो 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किया हो। तो ये योग्यताएं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। तो इसके बाद अनुच्छेद 125 है। तो इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 125 में। उसके बाद 126 अनुच्छेद होता है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ उसका कार्यभार संभालेगा, यानी मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है किसी कार्य से, तो उसके जगह पे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? उसके पद को संभालेगा, मुख्य न्यायाधीश के पद को। उसके बाद अनुच्छेद 127 है। तो इसमें क्या उल्लेख है? मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति क्या है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में 2 वर्ष की नहीं करे। यानी कि अनुच्छेद 127 क्या बोलता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसको अधिकार है कि वो राष्ट्रपति की अनुमति लेके क्या करे? किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में 2 वर्ष के लिए नियुक्त करे। अनुच्छेद 127 के अनुसार किसी भी देश के किसी भी जो उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को वहां से क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है किसी भी हाई कोर्ट के जज को। उसके बाद अनुच्छेद 128 है। तो इसमें क्या है? मुख्य न्यायाधीश एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति भी अधिकतम 2 वर्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। यानी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसकी नियुक्ति भी क्या कर सकता है? 2 वर्ष के लिए मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 129 है। तो इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के। इसमें क्या है कि जो आपके देश के जो अन्य हाई कोर्ट हैं उनको क्या मानना
पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, उसके निर्णय को मानना पड़ेगा। उसका जो निर्णय है किसी मामले में उसको साक्ष्य के रूप में लेना पड़ेगा। अब ऐसे ही मामले कभी जैसे बाद में आते हैं तो उसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट को भी क्या करना पड़ेगा, या अन्य जो न्यायालय है भारत के, तो उनको भी उसके निर्णय को देखना पड़ेगा कि उस मामले में जो ऐसे ही संबंधित ऐसे ही था तो उसमें क्या निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके अनुसार ही क्या करना पड़ेगा, जो अन्य न्यायालय हैं उनको निर्णय देना पड़ेगा भविष्य में, यदि वैसे ही मामले आते हैं तो। उसके बाद अनुच्छेद 130 है, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट सदैव राष्ट्रीय राजधानी एवं क्या होगा, राष्ट्रपति कार्यालय के समीप होना चाहिए, अनुच्छेद 130 के अनुसार। उसके बाद अनुच्छेद 131 है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसमें पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 131 में किया गया है। तो इसमें कुछ जो है स्थितियां हैं या सुनवाई जो है अधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो कौन कौन से वो अधिकार हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। उसके बाद दूसरा क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, ये क्या होगा, हमारा सीधे सुप्रीम कोर्ट हल करेगा इस मामले को भी। उसके बाद तीसरा जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद क्या होंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद एक और है भारत सरकार राज्य सरकार के बीच उत्पन्न विवाद, इसका सुलझाने का काम भी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो ये इसके क्या है, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 132 है, अपीलीय अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है अनुच्छेद 132 के तहत। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह क्या है, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए किसी निर्णय को पुनर्विचार कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी जांच कर सकता है और उसको रद्द कर सकता है। यानी कि जो आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें क्या है, क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है तो उसको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकता है उसके निर्णय पे, जो उसने निर्णय दिया है उसके निर्णय को दोबारा परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए बोल सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी जो निर्णय है उसकी निरीक्षण या जांच कर सकता है, या उसके द्वारा दिया गया जो निर्णय है उसको रद्द कर सकता है, अनुच्छेद 132 के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 133 है, तो इसमें क्या है, सिविल मामलों में अपील करने का अधिकार, यानी जो सिविल मामले होते हैं जैसे संपत्ति के अधिकार या क्या होते हैं, अधिकारों से संबंधित जो मामले होते हैं, तो उसमें सुनवाई क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है अनुच्छेद 133 के अंतर्गत, जिसमें क्या है, सिविल मामलों में अपील करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। उसके बाद अनुच्छेद 134 है, तो इसमें क्या है, आपराधिक मामलों में अपील करने का अधिकार। जो आपराधिक मामले होते हैं तो उसमें संबंधित जो क्या है मामले हैं उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 135 है, इसमें क्या है, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयुक्त होगी। यानी जो फेडरल न्यायालय से संबंधित न्यायालय से संबंधित जो मामले होंगे या विधि से संबंधित जो प्रश्न होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाए जाएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 136 का है, सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय द्वारा अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिग्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। तो ये अनुच्छेद बोलना क्या चाह रहा है, अनुच्छेद 136 कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंतर आते हैं, जैसे हाई कोर्ट आते हैं या अन्य जो न्यायालय आते हैं, तो उनके द्वारा दिए गया जो निर्णय है उसके जो है जांच के लिए या उनके द्वारा दिए गए निर्णय के लिए अपने यहाँ बुला सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए जो निर्णय है उनको बदलने के लिए या उनको जो है अगर किसी को लग रहा है कि मुझे सही निर्णय नहीं मिला है तो सुप्रीम कोर्ट इनके द्वारा दिए गए जो नीचे के न्यायालय है उनके द्वारा दिए गए निर्णय को अपने पास मंगा सकता है, उनके मामलों को अपने पास मंगा सकता है निर्णय करने के लिए।
तो अनुच्छेद 137 है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति। पूछता है कई बार कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली है? 137 के अनुसार। तो इसमें क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, अपने द्वारा दिए गए निर्णय को परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए बुला सकते हैं दोबारा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, अनुच्छेद 137 के अनुसार। उसके बाद अनुच्छेद 138 है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई भी मामला अपने अंतर्गत ले सकता है। यानी क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के किसी भी मामले को या विवाद को अपने पास बुला सकता है, मंगा सकता है, अनुच्छेद 138 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 139 है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है वह किसी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में हस्तांतरित कर सकती है। यानी कि किसी मामले को जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में हस्तांतरित करने का अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 139 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 140 है, तो इसमें क्या है, संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से असंगत न हो। यानी संविधान में जो संशोधन है, संसद विधि बना के सुप्रीम कोर्ट को क्या कर सकती है, कुछ और शक्तियां दे सकती है संविधान में संशोधन करके, ठीक है। अनुच्छेद 141 है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। यानी जो क्या है, अनुच्छेद 141 क्या बोलना चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो निर्णय है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है वहां पे जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सभी पे उनको क्या मानना पड़ेगा, उनके द्वारा दिए गए निर्णय को मानना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 142 है, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से संबंधित मुद्दे जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश या किसी मामले में जो निर्णय है, किसी कानून के संबंध में है, तो वो क्या होगा, सर्वोपरि माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है। उसके बाद अनुच्छेद 143 है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति। यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति जैसे सलाह लेता है, 5 जैसे जजों की जो है बेंच बैठा दी, उनसे सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। उसके बाद अनुच्छेद 144 है, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य किया जाना। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम करेंगे। यानी भारत के अधीन जितने भी क्या है सिविल न्यायालय हैं या अन्य जो भी न्यायालय हैं, तो वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अधीन कार्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 145 का है, न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था, ठीक है ना। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, और अनुच्छेद 145 में महाभियोग का जो प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाने के लिए किस आधार पर हटाया जा सकता है, कदाचार या जो है असमर्थता के आधार पर। इन दो आधारों पे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद में दोनों सदनों से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है, और 2 आधार है, कदाचार और असमर्थता, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 146 है, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी भर्तियां होगी वो किसके द्वारा जारी की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी की जाएगी। अब अनुच्छेद 147 है, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें जो उल्लेख किया गया है मैं उसको पढ़ रहा हूं। जैसे अनुच्छेद 147 में इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सार्वभौम प्रश्न के प्रति
निर्देशों का यह अर्थ लगाया कि उनके अंतर्गत भारतीय शासन अधिनियम 1935 अथवा किसी परिषद आदेश या उसके अधीन बनाए वे किसी आदेश अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी साधारण प्रश्न के प्रति निर्देश। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, किसी भी प्रश्न का जो क्या उल्लेख है या व्याख्या है वो क्या किस अधिनियम के द्वारा है, 1935 की भारत सरकार अधिनियम और क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या ऐसे ही कोई अधिनियम है तो उसके अधीन क्या करेगा, कानून की व्याख्या करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 148 है, तो इसमें क्या है, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा CAG, ठीक है ना। तो भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। तो ये अनुच्छेद में कुछ उल्लेख किया गया है, जैसे क्या है इसमें, तो इसमें क्या है, भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG है तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है, CAG की। उसके बाद दूसरा प्रावधान है जैसे राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाएगा। उसके बाद तीसरा है जैसे नियुक्ति के पश्चात वेतन एवं भत्तों में कमी नहीं की जाएगी CAG की। उसके बाद जैसे पांचवा तथ्य है रिटायरमेंट के बाद कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता, यानी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, प्राइवेट में जॉब कर सकता है। उसके बाद जैसे छठवां है वेतन एवं भत्ते संचित निधि से देय होंगे, यानी कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ता है वो भारत की हमारे देश की जो संचित निधि है उसपे भारित होगा, यानी उससे दिए जाएंगे उसको जो भी वेतन भत्ते होंगे। अब अनुच्छेद 149 है, तो इसमें क्या है, CAG केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लेखे जोखे का निरीक्षण करेगा, यानी CAG जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो क्या करेगा, राज्य और केंद्र जो है उसके अधीन जो भी लेखे जोखे होंगे तो उनका क्या करेगा, निरीक्षण करेगा CAG अनुच्छेद 149 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 150 है, इसमें क्या उल्लेख है, केंद्र एवं राज्य सरकार के लेखे जोखे का प्रारूप या जो ड्राफ्ट होता है राष्ट्रपति द्वारा CAG की मदद से तैयार किया जाएगा, यानी जो केंद्र और राज्य सरकार के लेखे जोखे होते हैं वो राष्ट्रपति CAG की मदद से तैयार करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 151 है, तो इसमें क्या है, CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा अनुच्छेद 151 के तहत। अब भारतीय जो संविधान का भाग 5 है जो संघ से संबंधित है, तो इसमें हमने पूरे अनुच्छेद पढ़ लिए हैं, कहाँ तक, अनुच्छेद 151 तक, ठीक है ना। तो यहाँ इससे आगे भारत का जो संविधान का 6वां भाग है वो शुरू होगा।